लास्ट डिस्कशन में हमने कवर किया था सेक्शन 17। सेक्शन 17 में हमने अपोशन एंड क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करी थी। हमने 6 सबसेक्शन इसमें कवर किए थे, जिसमें सेक्शन 17(1), 17(2), 17(1) और 17(2) के लिए आज जो हम हमें रूल नंबर 42 और 43 को आज हमें शुरू करना है। लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा से हम जो है रिकॉल करेंगे कि सेक्शन 17 में सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3), 17(4), 17(5) और 17(6) में हमने क्या-क्या कवर किया था। वन बाय वन सारे क्लॉज़ हम कवर करेंगे। इसके साथ हमारा सेक्शन 16 और 17 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सेक्शन 16 के साथ 4 सबसेक्शन के बाद हमने उसका रूल 36 कवर किया था। सेक्शन 16 और रूल 36। उसके बाद हमने जो है सेक्शन 17 सेक्शन 17 में हमने क्या-क्या बात करी थी? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में हमने बात करी थी, जहाँ पे बिज़नेस और पर्सनल नेचर का जो होगा, वहाँ पे बाइफरकेट कर दिया जाएगा सप्लाई को कि टैक्सेबल सप्लाई कितनी है और सॉरी बिज़नेस पर्पज़ की सप्लाई कितनी है और पर्सनल की कितनी है। पर्सनल का जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर्सनल सप्लाई से रिलेटेड जो इनवर्ड होंगे, उस पे जो इनपुट टैक्स का होगा, उसका क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा और जो बिज़नेस पर्पज़ का होगा, उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे बात करी थी कि प जो पर्सनल पर्पज़ का है, वो पार्ट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द बिज़नेस पर्पज़ जो है अलाउड होगा। इसके बाद हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या बात करी थी? वहाँ पे हमने टैक्सेबल सप्लाई और exempt सप्लाई का को बाइफरकेट करा था और जो टैक्सेबल सप्लाई है, उसका उससे रिलेटेड जो इनवर्ड सप्लाईज़ होंगी, उसका आईटीसी हमें अलाउड हो जाएगा और जो exempt सप्लाईज़ होंगी, उसका आईटीसी हमें नहीं मिलना। और इसमें टैक्सेबल में हमने ज़ीरो रेटेड को भी इंक्लूड करना है और ज़ीरो रेटेड का हमने एग्ज़ाम्पल भी लिया था। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उससे रिलेटेड जो आउटवर्ड सप्लाई होंगी, उसका भी क्रेडिट क्योंकि अलाउ होना होता है, इसलिए वो जो है टैक्सेबल सप्लाई के अंदर ज़ीरो रेटेड को काउंट किया जाता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के बाद हमने जब इसका सबसेक्शन 3 पढ़ा था, वहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई में कुछ इंक्लूजन्स और एक एक्सक्लूजन हमने निकाली थी। इंक्लूजन पार्ट में हमने 4 इंक्लूजन हमारी निकली थी। क्या-क्या निकली थी? जो हम आरसीएम के जो हम सप्लाई करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आरसीएम में फॉल करती हैं, वो हमारी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट हो जाएँगी। इसके अलावा सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी हमारी किसमें बन गई थी? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में बन गई थी, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर होती हैं और इसके ऊपर जीएसटी की लेवी नहीं होती, इसलिए ये जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट होती हैं। इसके अलावा चौथी कौन-सी थी जो इसमें इंक्लूड होती है? ट्रांज़ैक्शन इन सिक्योरिटीज़ से वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट होगी और कौन-सी एक्सक्लूड होंगी? कौन-सी एक्सक्लूड होंगी? क्लॉज़ बी ऑफ पैराग्राफ 5 और शेड्यूल 2। ये हमने इसको जो हमने बात करी थी कि कंस्ट्रक्शन से पहले जो सेल आउट हो जाएँगी, उस पे जो है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। कंस्ट्रक्शन से पहले या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले अगर सेल आउट हो जाती है, उस पे जीएसटी इम्पोज़ होता है, तो उस केस में वो ट्रांज़ैक्शन जो है जीएसटी में एग्ज़ेम्प्ट सप्लाई में कवर नहीं होंगी, क्योंकि उस पे जीएसटी लगेगा, तो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल हो गई। इससे रिलेटेड जो आईटीसी है, वो उसका क्रेडिट भी मिलना है। इसलिए वहाँ पे यहाँ पे जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में उसको बाहर रखा गया है। इसके अलावा 4 जो थी, वो इंक्लूजन में रहेंगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई के इंक्लूजन में क्या-क्या रहेंगी? रिवर्स चार्ज वाली, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, ये सारी इंक्लूड रहेंगी। और एक्सक्लूड क्या रहेगी? एक्सक्लूड कौन सी रहेगी? क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, जो कि हमने बात करी कि जब कंस्ट्रक्शन होगी, उस टाइम पे जो सेल आउट हो जाएगी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले या कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो वहां पे जीएसटी लगना है, इसलिए उसका आईटीसी भी मिलना अवेलेबल, आईटीसी मिलना चाहिए, इसलिए वहां यहाँ पे उसको बाहर किया गया है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि बैंकिंग कंपनी के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में एक रियायत दी गई कि बैंकिंग का काम क्या होता है, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और हमें लोन देती है, हमसे पैसे लेती है, हम जो अमाउंट जमा करते हैं अपने अकाउंट में वो हमसे रिसीव करती है और क्या करती है, पेमेंट हमें उसके अलावा क्या करती है,
वो हमें लोन देती है। तो इसकी कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड होती हैं, इसलिए इनको ऑप्शन दिया गया कि वो सेक्शन 2 की जगह जो है सेक्शन 17(4) में जाएँ और 17(4) में सीधा-सीधा जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% का क्रेडिट ले लें और बाकी का 50% जो है लैप्स हो जाएगा। और ये उसके बाद प्रोवाइडेड दैट में हमने पढ़ा था कि जो अगर ये ऑप्शन 17(4) वाला ऑप्शन जो है एक्सरसाइज किया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बैलेंस पार्ट के लिए जो है बैलेंस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें पूरे साल जो है 17(4) को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम 17(2) में मूव नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है हम नॉर्मल 17(2) के हिसाब से भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 17(4) में कि कौन कर सकता है? बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्होंने ऑप्ट किया 17(4) में 50% वाला अवेल किया, तो उनको जो है पूरे साल जो है यही ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली बता दूं कि काफी बैंक इस मेथड को ऑप्ट करती है और अगर कभी आप बैंक ऑडिट करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि वहां पे जोन से इनपुट्स लिए जाते हैं वहां पे वो 50% उसका जो है आईटीसी का क्लेम लेती है और 50% उनका कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। जो हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपए का, उसमें से 9,000 का क्रेडिट उनको मिल गया था और बैलेंस 9,000 जो है उनका कॉस्ट का पार्ट हो गया था, तो 1,09,000 उनकी कॉस्टिंग बन गई थी। अगर प्रैक्टिकली करें तो इस तरीके से डील किया जाता है। चाहे और इसके बाद हमने फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर डैट में देखा था कि वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अदर अनदर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेम पैन, जहां पे हमने पीएनबी दिल्ली और पीएनबी हरियाणा का एग्जांपल लिया था कि पीएनबी दिल्ली पीएनबी हरियाणा को जो सप्लाई कर रही है, जो सर्विस दे रही है, उस केस में उन केसेस में जो है ये 17(4) की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती। उन केसेस में 17(4) की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। वहां पे इसका मतलब क्या है? यहाँ वहां पे पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अवेल कर सकते हैं। इसको लास्ट में हमने जो है चार्ट फॉर्म में जो है सम अप किया था कि ऑप्शन 1 में 17(2) के हिसाब से जो है टैक्सेबल सर्विसेज और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को बाइफरेट करके जो एक्चुअल क्रेडिट बनता है उसको अवेल कर सकते हैं। रूल 42 43 कैसे अवेल कराएगा टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट को कैसे कैसे अलग अलग कराएगा, उसका क्रेडिट अलाउ करेगा, वो आज हम देखेंगे। उसके अलावा जो सेक्शन 17(4) में 50% ऑफ द क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी है, वो भी जो है बैंकिंग कंपनी के लिए ऑप्शन 2 है कि वो उस पे भी जा सकती है। उसके लिए जो हमने ये एग्जांपल रेफर किया था, वही वाला एग्जांपल कि 1 लाख प्लस जीएसटी का जो इसका इनवॉइस आया, तो 9,000 रुपए का हमें क्रेडिट मिल जाएगा और 9,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हमारी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 1,09,000 हमारी कॉस्टिंग बन गई थी। इसके बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि हमने इसमें बहुत टाइम लगाया था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने इसमें बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगाया, हमने सेक्शन 16 में कुछ सेक्शंस में बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(4), रूल 36(4), जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होते हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने सेक्शन 17(5) किया था, इसके बाद मोस्ट जितना मर्जी मोस्ट लगा लो वो कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा बन के आया था, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से आईटीसी हमें मिलने ही नहीं है, कौन कौन से। उसमें हमने सबसे पहले क्या कवर किया था? मोटर व्हीकल कवर किया था। कौन सी गाड़ी हमने कवर करी थी? छोटी गाड़ियां। हमने वहां पे डायग्राम बनाया था कि 13 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियां हैं जो उससे नीचे की गाड़ियां उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ियों में क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन छोटी में भी फिर हमने एग्जांपल लिया था कि मारुति वालों ने शिकायत करी, ट्रांसपोर्टर और पैसेंजर वालों ने शिकायत करी कि भैया हमारा तो बिजनेस है, हमें क्रेडिट क्यों रोक रहे हो? तो फिर वो एक्सेप्ट पार्ट में आ गया और उन सबको भी क्रेडिट अलाउ कर दिया। जो गाड़ी ड्राइविंग कराते हैं उनको भी क्रेडिट अलाउ कर दिया। ये सारी हमने उसके बाद हमने क्लॉज डबल ए पढ़ा था, वेसल और एयरक्राफ्ट का, ये भी डिसअलाउ था। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन थी कि अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए है, तो उसका भी क्रेडिट जो है अलाउ कर दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्लॉज ए बी पढ़ा था कि इसके रिगार्डिंग जो हमने ऊपर मोटर व्हीकल के अलावा कौन कौन से थे? वेसल और एयरक्राफ्ट, ये हमने जो कवर करे थे। इससे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस भी, इनका जो जनरल इंश्योरेंस सर्विस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
तभी अलाउ होगी जब ऊपर ए और डबल ए के अंदर उनका क्रेडिट अलाउ होगा, तो इससे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो जीएसटी लगा होगा, उनका क्रेडिट भी तभी ही अलाउ होगा जब ऊपर परचेज में क्रेडिट अलाउ होगा, तो यहाँ पे भी उससे रिलेटेड जो जनरल इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, सर्विसेज का एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, इसका क्रेडिट भी अलाउ होगा। ये हमने डिस्कशन करी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आए थे कि मैन्युफैक्चरर जब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट के केस में मैन्युफैक्चरर को भी परमिट किया गया, उसको भी क्रेडिट अलाउ किया गया, और साथ में जो वो इंश्योरेंस कराएगा, इंश्योरेंस चाहे मोटर व्हीकल की हो, व्हीसल की हो, एयरक्राफ्ट की हो, तीनों के तीनों केसेस में उनके इंश्योरेंस का भी जो आईटीसी है वो भी उनको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया था सेक्शन 17(5) के क्लॉज नंबर बी में फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक्स, जो इसको तो वो ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक को हमने एक ही उसमें कवर किया था, जिसको हमने पर्सनल नेचर के एक्सपेंस बना दिए थे, और साथ में फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ये जो है इसका क्रेडिट भी टोटली डिनाइड है। इसके अलावा लीजिंग एंड रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जो हमने 3 ऊपर कवर किए थे, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, इससे रिलेटेड अगर इसको लीज पे, रेंटिंग पे दिया जाता है, उसका क्रेडिट भी अलाउ नहीं है। जो हमने एग्जांपल लिया थी, कंपनी ने जो है कैब फैसिलिटी दी एम्प्लॉइज के लिए कि वहां गुड़गांव जो है उनको दिल्ली से पिक करेगी और गुड़गांव ऑफिस तक ड्रॉप करेगी और वापस शाम को घर ड्रॉप करेगी, तो वो जो है उस केसेस में भी वहां पे एप्लीकेबल क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट जो है अलाउ नहीं था। उसका भी फिर प्रोवाइजो था। प्रोवाइजो में हमने क्या, जो ग्रीन पार्ट मार्क था वो हमारा क्या था, वो अलाउड थी, और जो रेड मार्क था वो डिसअलाउ थी। तो वहां पे ग्रीन पार्क में जो हाईलाइट किया था, वहां पे क्या था, कौन कौन से केसेस में अलाउ होगा। वहां पे अगर सेम कैटेगरी के हम आउटवर्ड सर्विस, जो आउटवर्ड कैटेगरी, जो हमारी आउटवर्ड सर्विसेज है वही सेम हमारी इनवर्ड सर्विसेज है, उस केस में जो है हमें आईटीसी अलाउड होगा, अदरवाइज हमारे को आईटीसी अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा हमने क्या क्या बातें करी थी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में भी हमें आईटीसी अलाउड नहीं होगा। राइट, इसके बाद हमने क्या क्या देखा था, मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेते हैं, अलाउड क्रेडिट नहीं होगा, जीएसटी क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। उसके बाद ट्रैवल बेनिफिट, अगर एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई ट्रैवल बेनिफिट देता है, जस्ट लाइक एलटीसी वगैरह मिलता है, तो उस एक्सपेंसेस में जो जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट भी अलाउ नहीं होगा। इसको फिर हमने जो है चार्ट फॉर्म में समराइज किया था कि कौन कौन से केसेस में जो है डिनाई होगा और वो कब कब अलाउ होगा, वो भी हमने देखा था कि अगर आउटवर्ड सप्लाई सेम होगा तब जो है ये सारे क्रेडिट अलाउड होंगे। और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रेंट अ कैब के केस में क्या कंडीशन रहेगी, अगर वो ऑब्लिगेटरी होगा तो अलाउड होगा, और मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर और ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज के केस में ये अलाउड नहीं होगा। इसको हमने लास्ट में समराइज किया था। फिर फर्दर हमने देखा था सेक्शन 17(5) क्लॉज सी के अंदर देखा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में भी जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारी आउटवर्ड सर्विसेज भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है तो हमें उससे रिलेटेड, और जो हमने सर्विस ली है वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, तो हमें इनवर्ड वाला जो आईटीसी है वो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने पेंटर वाला एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमें ठेका मिला, हमने पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिली थी, उस पेंटर से हमने जो है एक फ्लोर की जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी की, हमें क्रेडिट मिल गया था। लेकिन नेक्स्ट वाले क्लॉज में क्या था, पॉइंट नंबर डी में क्या था, वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो है लेबर सर्विसेज ली और हमने मटेरियल अपना ही लगाया, हमने पेंटर को कहा मटेरियल हम देंगे, लेबर आप अपनी लगाओ, तो उस केसेस में पॉइंट नंबर डी में वो केस फॉल कर गया, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर, ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर ई में कंपोजिट डीलर के केस में सेक्शन 10 जो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, इसके रिगार्डिंग हमने बात करी थी कि कंपोजिशन डीलर जो परचेज करेगा उसको जो उसकी जो परचेजेस होंगी उस पे भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद एनआरटीपी की बात करी थी, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वही क्रेडिट अलाउ होगा जो वो इंपोर्ट करेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मान लो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं इंपोर्ट करता हूं, तो उसमें जो मैं आईजीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट मुझे अलाउड होगा, इसके अलावा कोई क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। इसके बाद हमने बात करी थी पॉइंट नंबर जी के अंदर पर्सनल कंजम्पशन की, पर्सनल कंजम्पशन में कुछ भी अलाउ नहीं होगा।
इसके बाद पॉइंट नंबर एच में हमने कोई गुड्स हमने हमारी कोई गुड्स गुम गई, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ, कोई भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी वो अगर हमारी गुम गई, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, हमने राइट ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, खराब हो गया था, लॉकडाउन में पड़ा पड़ा बेकार हो गया था, तो उस केसेस में उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो भी हमें नहीं मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर आई में हमने पढ़ा था कि एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130 हमने बात करी थी, जहां अगर फ्रॉड के केस में हमने अगर सेक्शन 74 के तहत हमारे को कोई पेनल्टी लगती अगर तो उस पेनल्टी और टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट जो करेंगे हमें टैक्स कंपोनेंट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हम विदाउट ई वे बिल, हमने ई वे बिल नहीं बनाया, हमारे ई वे बिल बनाना जरूरी था, हमने नहीं बनाया, माल भेज दिया, पकड़ रास्ते में रोक लिया, टैक्स जो पे करेंगे हम उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। हमने बिना इनवॉइस या बिना डिलीवरी चालान के गुड सप्लाई कर दी, पकड़ा गया, टैक्स पेमेंट करी, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये हमने सारे के सारे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर सारे केसेस पढ़े थे जिसमें हमें क्रेडिट टोटली डिनाई है। सेक्शन 16(1) में क्रेडिट मिल रहा है ऊपर, सेक्शन 16(1) में ऊपर क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन सेक्शन 17(5) क्या कहता था, स्टार्टिंग क्या कहती थी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16। ये पहली लाइन क्या कहती है सेक्शन 17(5) की, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 61। मैं नहीं मानता 16(1) क्या कहता है, तो मैं उसका अपना ही रोल है, इसलिए 16(1) परमिट करता है तो भी 17(1) जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कवर किया था इसको सेक्शन 17(5) को। और उसके बाद लास्ट सेक्शन जो था हमारा वो कहता था सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 कहता था कि गवर्नमेंट जो है एक मैनर प्रिस्क्राइब करेगी किस तरीके से सेक्शन 17(1) और 17(2) के अंदर जो है क्रेडिट जो है अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 17(1) और 17(2) क्या था, जहां पे 17(1) में हमने बात करी थी कौन से बिजनेस के और पर्सनल के होंगे, कोई ऐसा सप्लाई जो बिजनेस और पर्सनल नेचर की है, वहां पे जो बिजनेस नेचर से रिलेटेड जो है आईटीसी उसका अलाउड किया जाएगा। हमने वहां पे मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया। और साथ में 17(2) क्या कहता था, जहां पे टैक्सेबल सप्लाई भी होगी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी होगी, इससे रिलेटेड हमने बिस्कुट और आटा वाला एग्जांपल लिया था, जहां पे हमने कहा था कि बिस्कुट जो है टैक्सेबल है और आटा हमारा एग्जेम्प्टेड है, तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे उससे मशीनरी परचेज करी थी जो दोनों में यूज करता था। वो हम सारी चीजें हम कवर करेंगे अब रूल नंबर 42 एंड 43 में। तो सेक्शन 17(6) जो कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसा मैनर बनाना पड़ेगा जिसके तहत सेक्शन 17(1) और 17(2) में जो आईटीसी मिलना है उसका सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है रूल नंबर 42 और 43 में बताया गया है। और अब जाके हम शुरू करने जा रहे हैं रूल नंबर 42 और 43। प्रैक्टिकली रूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां पे अगर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन आना है तो इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जो है शुरू हो जाता है। मैं अभी इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 19, 20 और 21, इस चैप्टर के 3 सेक्शन रह गए हैं, बाकी 18, 19, 20, 21 ये 4 सेक्शन रह गए हैं। पहले हम रूल 42, 43 करेंगे, उसके बाद में दोबारा से रूल नंबर 18, 19, 20 और 21 जो इसका बैलेंस पार्ट बनता है वहां पे हम दोबारा से आएंगे। रूल 36 हम ये कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 42। इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया है, क्योंकि जो रूल्स के अंदर सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंदर जो रूल 42 है उसमें जो वर्डिंग्स है, उसमें जो क्रक्स है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी ज्यादा टेक्निकल है वो, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमें समझ आए कि क्या रूल समझाना चाह रहा है और क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा है। तो उस रूल को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर समझेंगे, इसलिए कैलकुलेटर जरूर यूज करेंगे, हमें चाहिए होगा आज के डिस्कशन के लिए, क्योंकि हमारे को प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे हमारा का इन 2 रूल्स के लिए प्रैक्टिकल पोर्शन जो है बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो इसमें हमारे को 17(1) और 17(2) क्या कहता था वो पूरा ध्यान में रखना है जब भी हम रूल 42 और 43 कर रहे हैं। इसलिए मैं उसको रूल 17(1) और सेक्शन 17(1) और 17(2) को बार बार इसलिए ही रिकॉल करा रहा हूं ताकि ध्यान में रहे कि हमें इन सप्लाई में 2 पार्ट करने हैं, हमें निकालना है कि कितने पार्ट का हमें क्रेडिट मिलना है। कोई एक मशीन है जो कि यूज हो रही है दोनों चीजों में,
वो टैक्सेबल सप्लाई भी बनाती है, वो एग्जम्प्ट सप्लाई भी बनाती है, तो उसका क्रेडिट पूरा नहीं मिलेगा। उसका क्रेडिट मिलने के लिए हमें इन रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। यहां से अमाउंट हमारे को निकल के आएगा कि कितना अमाउंट का क्रेडिट हमें अलाउ होगा। तो इसलिए इन इन चीजों को समझने के लिए जो हमने सेक्शन 17(1), 17(2) करे हैं, उसको जरूर ध्यान में रखना। तो अब इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जो रूल 42 जो बात करता है अपोर्शनमेंट एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सॉरी, अपोर्शनमेंट कितना मिलेगा, अपोर्शन होगा। दूसरी बात करता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब यहां से हमारी डिस्कशन आज की शुरू होने जा रही है। सारा पिछला मैंने रिकॉल करा दिया ताकि पूरा जो है अब लिंकेज साथ साथ बन जाए। पुराना हमने अच्छे से पढ़ भी लिया और साथ में आज रिकॉल भी कर लिया। अब हम उसको लिंक करेंगे आपस में इन रूल के साथ। रूल नंबर 42, रूल नंबर 43, पूरे 42 को पढ़ेंगे। पहले रूल जो 42 बात करता है, रूल 42 कवर करता है इनपुट्स को और इनपुट सर्विसेज को। ये कवर करता है इनपुट्स को और इनपुट सर्विसेज को। अगर किसी ने इनपुट्स लिए हैं, इनपुट सर्विसेज लिए हैं और वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हो रहे हैं ऐसी जगह जहां पे एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के दोनों ही सप्लाईज हैं, तो वहां पे कितना पोर्शन उस इनपुट का जो है अलाउ किया जाएगा, कितना जो पोर्शन जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा, ये हमें जो है यहाँ पे निकालना है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली जितना इजिली समझ आएगा ये तो बहुत इजी रहेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल इन अ इजी मैनर। फॉर दिस वी नीड टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। इसमें जो मेन पॉइंट मेरे को लग रहे थे कि हमें जो है जब हम रूल 42 पढ़ेंगे तो हमें दो चीजों का बहुत ही मेजरली ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिए कि दिस रूल अप्लाई ये रूल के कब अप्लाई होगा, जहां पे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के दोनों है। हमने ऊपर बात करी थी ना सेक्शन 17(1) में, और मेनली अगर हम कहें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए तो सेक्शन 17(2) में हमने बात करी थी, जहां पे एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों सप्लाई है हमारी। तो वहां पे हमें टैक्सेबल से रिलेटेड जो हमें आईटीसी है वो मिलना है, और एग्जेम्प्ट से रिलेटेड जो हमें आईटीसी है वो नहीं मिलना। There must be some common ITC। कॉमन आईटीसी होना जरूरी है। कॉमन आईटीसी है, कॉमन आईटीसी मतलब ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि दोनों में ही यूज हो रहा है। वो टैक्सेबल में भी यूज हो रहा है और वो एग्जेम्प्टेड में भी यूज हो रहा है, दोनों के दोनों में यूज हो रहा है। अगर वो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि एक आईटीसी है जो कि सीधा सीधा टैक्स पूरा का पूरा वो टैक्सेबल सर्विसेज में ही यूज हो रहा है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इसको समझने के लिए हमारी टैक्सेबल सप्लाई है, हमने जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसी से कोरिलेट करेंगे हम, ताकि हमें इजीली ज्यादा अच्छा समझ आए। टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख और हमारी साथ ही एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई हमारी कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज हो सकती है जो कि एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 11। हमारी कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं जो कि नील रेटेड है। तो हमारी कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं जो कि नॉन जीएसटी हैं। तीन चीजें आती हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। हमने डेफिनेशन पार्ट में एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। तो इन तीनों में से कुछ भी आती है हम उसमें डील करते हैं, तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई का पार्ट होएगा। और रेस्ट जो हमारा बन जाएगा वो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होएगा। अब टैक्सेबल सप्लाई में मान लेते हैं हमारा जो गुड्स है वो वही 18% के हिसाब से है, @ 18%। तो हमारा 1.8 लाख इसके ऊपर जीएसटी बन गया। यही हम कहें कि हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इतने की ही है, या हम इसमें हमने जब एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ा था, अभी जब हमने इसका एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे हम जब डेफिनेशन पार्ट कवर करी थी, तो हमने वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था कि वो सप्लाई भी इंक्लूड होगी जो आरसीएम में हम आरसीएम में सप्लाई दे रहे हैं। मान लो हम कोई साथ में कोई हम एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, हमारी कोई सर्विस है एडवोकेट सर्विस, तो वो जो है आरसीएम में फॉल करती है। तो इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एडवोकेट सर्विसेज है, बाद में टैक्सेबल सर्विसेज के लिए मान लेते हैं कि हम साथ में कोई प्रोफेशनल सर्विसेज और कोई देते हैं। तो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में आती है वो भी है, और एडवोकेट सर्विसेज भी है। तो एडवोकेट सर्विसेज हमारी एग्जेम्प्ट में आ गई और टैक्सेबल सप्लाई में हमारी प्रोफेशनल चार्जेस आ गए, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि हमारी वैल्यू
जो है सप्लाई की वो क्या बन गई है, तो 10-10 लाख रुपए की वैल्यू है। तो यही आ गया, इस पे 18% इतना जीएसटी आ गया, और एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो सप्लायर तो इस पे पे करेगा नहीं। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट, जो हम इस पूरे इनकम आईटीसी के चैप्टर में जो हम करते हुए आ रहे हैं कि मैं सप्लायर बन रहा हूं और आप आप जो है रेसिपिएंट बन रहे हो, तो इस केस में जो ऊपर वाला केस है टैक्सेबल सप्लाई वाला, तो इस टैक्सेबल सप्लाई वाले केस में तो मैं जीएसटी पे करूंगा 1.8 लाख। और नीचे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला केस है, इस एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले में आरसीएम में आपको पे करना है और आपको ही क्रेडिट लेना है, आपको ही पे करना है और आपको ही उसका क्रेडिट लेना है। तो मेरी यहाँ पे वो कोई भी उसमें मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, तो मेरे ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और इससे रिलेटेड जो मेरे खर्चे होंगे, जो मैंने एक्सपेंसेस किए होंगे, राइट, तो जो मैंने एक्सपेंसेस किए होंगे वो उसका क्रेडिट भी जो है मेरे को प्रोपोर्शनेट मिलेगा, राइट। अब मैंने प्रोफेशनल चार्जेस लगाए फॉरवर्ड चार्ज में और आरसीएम सर्विसेज दी मैंने, दोनों की दोनों मेरी सप्लाई है, दोनों की दोनों मेरी टर्नओवर है। ये इजी समझ आना चाहिए, दोनों की दोनों मेरी टर्नओवर है। एक है जिसमें मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, एक में मुझे मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है। तो मैंने एक्सपेंस किया इसके रिगार्डिंग, लगा लो मैंने प्रिंटर खरीदा, मैंने प्रिंटर खरीदा और प्रिंटर का हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1 लाख रुपए का मान लेते हैं हमने कोई प्रिंटर लिया और उस पे 18% ही हमने जीएसटी पे करके आया। 18,000 रुपए मैंने इस पे जीएसटी पे किया और 1,18,000 रुपए का मेरे पास इनवॉइस आ गया। ये मेरे पास इनवॉइस आया और मैंने दो सर्विसेज दी हैं, जो कि एक जो है टैक्सेबल सर्विसेज है और दूसरी एग्जेम्प्टेड सर्विस है। क्या मैं इस पूरे 18,000 का क्रेडिट ले सकता हूं? क्या मैं इस पूरे 18,000 का क्रेडिट ले सकता हूं? नहीं, मैं पूरे इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। तो इसका ये जो है, इसको हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट, क्योंकि इस इन सर्विसेज को देने के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं एक कॉमन चीज यूज कर रहा हूं। ये प्रिंटर जो है मैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी यूज कर रहा हूं, यही प्रिंटर मैं आरसीएम वाली सर्विसेज के लिए भी यूज कर रहा हूं। तो इसका जो आईटीसी बनेगा वो कॉमन आईटीसी में आ जाएगा। इसका आईटीसी जो है कॉमन आईटीसी में आ जाएगा। इस ये जो एग्जांपल में जो मैंने कंडीशन डाली रूल नंबर 42 के अंदर, रूल नंबर 42 के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए कि हमें जो है एक टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई होनी चाहिए, ये दोनों सप्लाई होनी चाहिए और साथ साथ हमारे को एक कॉमन क्रेडिट होना चाहिए। कॉमन क्रेडिट होना बहुत जरूरी है। अगर अगर कोई सर्विसेज मैंने ली है, मान लो वो मैंने जो सर्विस कोई ऐसी सर्विसेज ली, ये तो चलो एसेट हो गया, एसेट परचेज किया, मान लेते हैं मैंने कोई सर्विसेज ली थी और वो सर्विसेज जो है इस 10 लाख रुपए जो मैंने चार्ज करे इस सर्विसेज के लिए, मैंने जो है 8 लाख की आगे से कोई और सर्विसेज ली। इस सर्विसेज को देने के लिए मैंने किसी और प्रोफेशनल से, मान लो किसी सीएस से मैंने सर्विसेज ली 8 लाख रुपए की, राइट। और 8 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी, उस सीएस मेरे को जीएसटी लगा के देगा, तो 8 लाख रुपए के ऊपर जो है 18% जो है 1,44,000 मेरे को जीएसटी लगा के देगा वो। तो यहाँ पे ये वाला हो गया कॉमन क्रेडिट वाला। यहाँ हम ले लेते हैं जो है सीधा सीधा जो हमारा एक्चुअल ये 10 लाख का टैक्सेबल सर्विस जो है, 10 लाख की टैक्सेबल सप्लाई जो है उसके रिगार्ड में मैंने सीधा सीधा 8 लाख की सीएस से सर्विसेज ली और उसने मुझे जो बिल दिया प्लस 18% 1.44, तो 9.44 का मुझे ये इनवॉइस मिला। अब क्या मैं ये 1.44 का क्रेडिट ले लूं? क्या मैं ये 1.44 का क्रेडिट ले लूं? बिल्कुल ले लूंगा। इसका मुझे टोटल क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सीधा का सीधा टैक्सेबल सर्विसेज के लिए ही यूज हो रहा है। ये सीधा का सीधा पूरा का पूरा टैक्सेबल सर्विसेज के लिए ही यूज हो रहा है, तो पूरा का पूरा मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। यहां पे रूल 42 की कोई भी जरूरत नहीं है। रूल 42 की जरूरत वहां आती है जहां पे कॉमन क्रेडिट होता है, जहां पे कॉमन क्रेडिट होता है। मान लेते हैं ये इसी सीएस से मैंने कुछ और ये सर्विसेज, इसके अलावा एक और सर्विसेज ली थी,
ठीक है, लिटिगेशन मैटर था और सर्विसेज भी मैंने इससे ली जिसके लिए इसने 5 लाख रुपए चार्ज करे, इसने 5 लाख रुपए चार्ज करे और वो जो सर्विसेज थी वो इस वाली सर्विसेज के लिए थी जो मैंने आरसीएम में, जो मेरी सर्विसेज आरसीएम में फॉल करती है, जो मेरी सर्विस आरसीएम में फॉल करती है, इसके लिए मैंने इस सर्विस को देने के लिए मैंने पीछे सीएस से सर्विस ली, जो कि जो सर्विस जो मेरी सर्विस आरसीएम में फॉल करती थी उसके लिए मैंने जो पीछे से सीएस से सर्विसेज ली, तो वो तो मुझे जीएसटी लगा के देगा ना, 5 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी लगा के देगा 90,000 रुपए का, राइट? तो यहाँ पे मेरे को 5,90,000 रुपए का इनवॉइस आ जाएगा। तो क्या मैं इस 90,000 का क्रेडिट ले लूं? क्या मैं इस 90,000 का क्रेडिट ले लूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मेरी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उस पे मैं तो जीएसटी दे ही नहीं रहा, उस पे तो आप जीएसटी दे रहे हो, आप एज अ रेसिपिएंट जीएसटी दे रहे हो, आप पे करके आप ही क्रेडिट लोगे उसका, उसका मैं क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता, उसके लिए जो मैंने खर्चा किया उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, वो तो सीधा का सीधा ही डिसअलाउ है, और सीधा का सीधा डिसअलाउ इस वाले 10 लाख के हिसाब का जो खर्चा होगा इस 5 लाख का, उसका टोटली डिसअलाउ होगा, और कंक्लूजन यही है कि इसका टोटली डिसअलाउ होगा, और इस 10 लाख के लिए जो हमने यहाँ 8 लाख की ये खर्चा करा ये के पूरा का पूरा अलाउ होगा। यहाँ पे रूल 42 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा का सीधा हमारी आउटवर्ड सर्विस और उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सीधा का सीधा उसी सर्विसेज से मैच करता है, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। कहानी वहां आती है जहां पे हमारा कॉमन क्रेडिट निकल के आता है कि एक ऐसा क्रेडिट जो कि हम दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं, तो जो कि हम दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं। यहाँ मैंने जो है एग्जांपल ये जरूर मैंने मशीन का वो कैपिटल गुड्स का लिया है, ये जो मैंने प्रिंटर ले लिया कैपिटल गुड्स का, ये रूल 42 में 43 में आएगा, लेकिन हम इसकी जगह जो है यहाँ पे प्रिंटर की जगह कोई और सर्विस ऐसा मान सकते हैं कि जो हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं, राइट? इनपुट मान सकते हैं, इनपुट सर्विस मान सकते हैं, हमने एग्जांपल सर्विस का लिया है इसलिए हम सर्विस मान सकते हैं, राइट? इसके प्रिंटर को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर होगा तो वो कैपिटल गुड्स होगा, राइट? उसको अब कैपिटल गुड्स कहता है कि जो भी बुक्स में कैपिटलाइज करेंगे वो हमारा एज पर जीएसटी एक्ट जो है वो कैपिटल गुड्स माना जाएगा। यहाँ पे जो है हम इसको मान लेते हैं कि हमने कोई इनपुट सर्विस ली, हमने कोई इनपुट सर्विस ली जो कि दोनों में यूज हो रही है, तो वहां पे रूल 42 की इंप्लीकेशन आ जाएगी, राइट? अब 42 की इंप्लीकेशन आ गई तो अब हमें समझना जरूरी है कि कैसे कैसे 42 जब अप्लाई हो गया तो हमें दो चीजें चाहिए थी, वहां पे दोनों टर्नओवर होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों होने चाहिए, और साथ में कॉमन क्रेडिट होना चाहिए। इस कॉमन क्रेडिट का ही तो एलोकेशन करना है, इस कॉमन क्रेडिट में से ही तो देखना है कि कितना टैक्सेबल का पार्ट है, कितना एग्जेम्प्टेड का पार्ट है। इस कॉमन क्रेडिट में से जितना टैक्सेबल का होगा वो अलाउ कर देंगे, इस कॉमन क्रेडिट में से जितना एग्जेम्प्ट का होगा वो डिसअलाउ कर देंगे। सीधी सी कहानी है, वो हमें एलोकेट करना है, उसका दो कॉमन क्रेडिट को पार्ट पार्ट में बांट के जितना टैक्सेबल से रिलेट करेगा उसको अलाउ करेंगे, जो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड करेगा उसको डिसअलाउ करेंगे, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 42 को पहले बेस समझना बहुत जरूरी था कि क्या हमें इसमें क्या हमें निकालना चाह रहे हैं, रूल 42 हमें क्या बेसिकली क्या क्राइटेरिया है उसका, और कब रूल 42 एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए ये दो केसेस जो हैं, ये दो चीजों का बहुत ध्यान में रखना है, जो जहां पे अगर हम कहें तो एक टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों होने चाहिए, और तीसरा कॉमन क्रेडिट होना बहुत जरूरी है, राइट? अब समझ आ गई ये चीज, आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस कॉमन क्रेडिट हमें सारी कहानी क्या करना है, हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इस रूल का पर्पस क्या है कि कॉमन क्रेडिट में से एलोकेट करना है कि कितना टैक्सेबल का पार्ट है और कितना एग्जेम्प्ट का पार्ट है। टैक्सेबल वाला पार्ट को ले लेंगे, टैक्सेबल पार्ट से रिलेटेड जो आईटीसी है उसको ले लेंगे, नॉन टैक्स एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड जो आईटीसी है, एग्जेम्प्टेड जो सप्लाई है, दोनों की दोनों मेरी सप्लाई है, दोनों की दोनों मेरी सप्लाई है, लेकिन मैंने जो पीछे से इनपुट या इनपुट सर्विसेज ली है वो कॉमन क्रेडिट है, उसका जो क्रेडिट बन रहा है मेरा, या 18,000 जो हमने एग्जांपल लिया था
उसकी कहानी हो रही है सारी की सारी कि 18,000 का पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, मुझे यहाँ रूल 42 अप्लाई करना होगा और निकालना होगा कि कितना पार्ट जो है मेरे उस टैक्सेबल सर्विसेज के लिए यूज हुआ है और कितना पार्ट जो है नॉन टैक्सेबल सर्विस के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, वहां पे तो हमने प्रोफेशनल सर्विस जो दिखाई थी वो भी 10 लाख दिखा दी थी और दूसरा वाला एग्जेम्प्टेड वाली भी 10 लाख दिखा दी थी। वहां तो सीधा ही 50-50% पता लग रहा है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई अलग अलग हो सकती है, उसके हिसाब से उसको बाइफरगेट करके चलना है। तो इसके लिए पहले हमें कॉमन क्रेडिट पे पूछना पड़ेगा, पहले हमें कॉमन क्रेडिट पे पूछना पड़ेगा कि कॉमन क्रेडिट जो निकल के आ रहा है वो आखिरकार है कितना, कॉमन क्रेडिट है कितना। कॉमन क्रेडिट निकालने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। कॉमन क्रेडिट के लिए क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, वो अब हम कवर करते हैं कि हम जब भी अपना क्रेडिट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, जिसका हमने क्रेडिट लेना है, क्या इनपुट का ले, इनपुट में जो टैक्स का एलिमेंट होगा उसका क्रेडिट लेना बनता है। तो इसका जो हम क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, क्या हमें सारा का सारा अलाउ होगा, सारा का सारा अलाउ नहीं होगा। हम सेक्शन 16 पढ़ चुके हैं, हम सेक्शन 17 पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि सेक्शन 16 सेक्शन सबसेक्शन 1 की तो एम्बिट बहुत बड़ी है। उसके बाद सेक्शन 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या करता है, उसको 4 कंडीशन कहता है, 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो क्रेडिट दूंगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया तो नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कब तक मैक्सिमम ले सकते हो, अगले साल के फाइनेंशियल सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट तक और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक ले सकते हो। तो सेक्शन 16 भी आईटीसी का क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सेक्शन 16 की कंडीशन कि सेक्शन 16 की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं हमारी एलिजिबिलिटी के लिए, तो जाके हमारा एलिजिबिलिटी सेक्शन 16 के हिसाब से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। जब हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो हमारा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कहीं हमारा 17(5) मना तो नहीं कर रहा। हमें ये भी तो देखना है कि 17(5) मना नहीं कर रहा। 17(5) तो सीधा सीधा कह देता था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। वो तो सेक्शन 16(1) को मानता ही नहीं है। वो तो कहता है कि हम इन इन चीजों में मैं दूंगा ही नहीं क्रेडिट, वो तो ऐसा कहता था। तो हमें ये भी देखना है सेक्शन 16 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, सेक्शन 17(5) मना तो नहीं करता। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो क्रेडिट है वो सीधा का सीधा ऑल जो है पूरा का पूरा जो है वो टैक्सेबल सप्लाई का तो नहीं है। अगर वो टैक्सेबल का सप्लाई का है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई का है, वो तो 100% अलाउ हो जाना है। वो आईटीसी तो 100% अलाउ हो जाना है, राइट? तो हम वो उसका एलिमेंट भी अलग कर देंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई हमारा क्रेडिट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई का तो नहीं है। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई का तो नहीं है, क्योंकि ये वाला तो हमें मिलना ही नहीं है, ये वाला तो हमें अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए पहले ये वाला एलिमेंट हम अलग कर लेंगे, उसके बाद कुछ बचता है वो हमारा कॉमन क्रेडिट में आता है। उस पे जो है हमें सारे का सारा वर्किंग करनी पड़ेगी। मान लेते हैं हमारा टोटल क्रेडिट, मान लो हमारी किसी मंथ की, मतलब मान लेते हैं जून 2021 मंथ में हम काम कर रहे हैं और जून 2021 मंथ में हमने जो परचेजेस करी, इजी एग्जांपल लेते हैं, परचेजेस हमारी सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। हमने सेक्शन 16 2 की भी पता है, हमें 4 की भी पता है, 1 और 3 सारी कंडीशन पता है, राइट? तो हमें सेक्शन 16 की हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं और हमारा टोटल परचेजेस के ऊपर जो आईटीसी है, राइट, जो जीएसटी है वो हमारा मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, इसके बाद हमारे को लेकिन इसमें से कुछ क्रेडिट जो है वो 17(5) वो